हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्रेप इजी केमिस्ट्री। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अबाउ प्रिंसिपल हुंड्स रूल, तो इनको अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक और वे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैसेस। ओके, तो देखिए ये कैसे लिखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी एटम को लेते हैं, मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम 12। तो यहां पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो अब यहां आप ध्यान से देखो, हियर दी कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नियॉन। तो यहां आप ध्यान से देखें तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। तो अब यहां से हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशंस की जगह पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, नियॉन को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं Mg नियॉन एंड 3s2। नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैसेस, यानी कि हम लोग इनर्ट गैसेस को यूज करके कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे लिथियम 3 इज हीलियम 2s1। Here the configuration of helium is 1s2. Likewise for beryllium it is helium 2s2, boron helium 2s2 and 2p1, carbon helium 2s2 and 2p2, carbon, then nitrogen, helium 2s2 and 2p3. For oxygen it is helium 2s2 and 2p4, fluorine helium 2s2 and 2p5. Now for sodium it is neon and then 3s1. For aluminium neon 3s2 and 3p1. Silicon, for silicon it is neon 3s2 and 3p2. Then for phosphorus neon 3s2 and 3p3. For chlorine it is neon 3s2 and 3p5। तो इस तरह से हम लोग सबका लिख सकते हैं। सल्फर का भी देख लो, सल्फर इट इज नियॉन 3s2 and 3p4। तो यहाँ ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैसेस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिपीटेटिव बार बार जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको पोटेशियम लिखना है तो पोटेशियम के लिए सिंपली क्या कीजिए, आप आर्गन लिख दीजिए। तो यहाँ 18 तक जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आपका क्लियर हो गया। और अब सीधे आप क्या कर सकते हैं, 4s1 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही कैल्शियम यहां से लिख सकते हैं आर्गन एंड 4s2। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट गैसेस आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो। तो फिर हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, चलो इसको नोट करो। कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग क्या करें, हम लोग उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखें और फिर क्या करें, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको उनके ऑर्बिटल में अरेंज करें। जब हम लोग उनके ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्रोमियम 24। तो यहां ध्यान से देखिए, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन इट इज 18
then 4s1 and 3d5. Okay, so here the valence cell is 4s1 and 3d5. Okay, so collect. तो 4s1 में देखो यहां पे क्या है, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। 3d5 में देखें हम लोग तो d सबसेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। ओके, सो हियर number of electrons 1 2 3 4 and 5. Number of unpaired electrons it is 6. ओके, हम लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्शियम 20 के लिए। तो यहां से देखो कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 एंड 4s2। तो यहां देखें हम लोग वैलेंस सेल 4s है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0, क्योंकि ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। ठीक है, अब कैलकुलेट करो फॉर फास्फोरस 15। तो देखो यहां से क्या आ गया, नियॉन। तो यहां कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां से आएगा 3s2 एंड 3p3। तो देखें हम लोग हमारे पास क्या है, ये वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में कौन कौन सा है, 3s, यानी कि यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 3p3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो यहां से हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। सो यार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप कॉपर के लिए कैलकुलेट करो, Cu29। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s1 एंड 3d10। तो देखें हम लोग वैलेंस ऑफ सेल्स, वैलेंस सेल 4s1 यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 3d देखें तो 3d में 10 है, यानी कि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So total number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। तो यहां क्या हो गया, 0। अब हम लोग देखें कॉपर क्यूपरस आयन Cu+। तो यहां से देखो एटॉमिक नंबर तो 29 होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 28 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया, लूज किया। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें, आर्गन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, तो 4s से रिमूव होगा, यानी कि यहां पे क्या हो गया, 0। तो क्या बच गया, 3d10। यानी हम लोग देखें तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So the number of unpaired electrons equals to 0। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं Cu+2। इस केस में देखें फिर से आर्गन 18। आप देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल चुका है, एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 3d से, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होगा। सो इट कंटेन्स नाउ 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो 3d, इन 3d देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। That means it has number of unpaired electrons equals to 1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एटम के लिए उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले एटम हो या फिर आयन हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या करो, वैलेंस शेल ऑर्बिटल को पकड़ो। वैलेंस शेल ऑर्बिटल में जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके उनके ऑर्बिटल्स में अरेंज करो। तो आप देखोगे कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सिर्फ पेयर्ड है तो फिर अनपेयर्ड 0 होगा, अगर अनपेयर्ड अवेलेबल है तो फिर उनका नंबर काउंट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करो। ओके, चलो तो इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। ओके, तो पहले नोट करो। Now the magnetic moment।
the magnetic moment of an atom or ion can be found by its number of unpaired electrons, and the formula for magnetic moment is equals to under root n into n plus 2 Bohr magneton. तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर रहे हैं. अदर इट इज एटम और आयन वी कैन फाइंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इज व्हाट नंबर ऑफ unpaired electrons. Okay, Bm, it is Bohr magneton. It is the unit of magnetic moment. Okay, तो यहां एक चीज और ध्यान देना है. If the atom or ion has unpaired electron, they show paramagnetic behavior generally. Okay, that means the atom or ion which have unpaired electron, they generally show paramagnetic behavior. Okay, but if they have only paired electron, then they show diamagnetic behavior. So accordingly we can find the nature of the substance also as the presence of unpaired or paired electron. Okay, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. जैसे देखो Na plus 1s2 2s2 and 2p6. So here the valence shell contains the 2s and the 2p 6 electrons and the number of unpaired electrons 0. So it is diamagnetic in nature. Now the value of magnetic moment mu, it is equals to under root n the number of unpaired electron which is 0. So 0 into 0 plus 2 and it is 0 Bohr magneton. So it have no any magnetic moment. Okay, देखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है. The meaning of paramagnetic is that when the substance kept in a magnetic field, then it attracted toward the magnet. When the substance which have paramagnetic behavior is kept in magnetic field, then it is the substance who show paramagnetic behavior is actually attracted towards the magnetic field. That means when a substance is attracted towards a magnetic field, it show paramagnetic behavior, and when it go away from the magnetic field, it feels a force of repulsion from the magnetic field, then it show what diamagnetic behavior. तो इस तरह से हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं सब्सटेंसेस का. ओके, तो इसको नोट करो. तो हम लोग इन पे अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ एलिमेंट्स के. तो पहले आप इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं. तो हम एक एग्जांपल देखते हैं. Cr+3 कॉन्फ़िगरेशन argon 18 4s not and 3d3.
So the number of unpaired electrons 1, 2 and 3. Number of unpaired electrons is 3. So the magnetic moment mu under root n into n plus 2. Here n is 3. The value of n is 3, number of unpaired electrons. So under root 3 into 3 plus 2. And so it is 15 Bohr magneton. And this is your answer. ठीक वैसे ही कॉपर प्लस 2 के लिए फाइंड कर सकते हो. आर्गन 18, 3d 9. So number of unpaired electrons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So only one unpaired electron, n equals to 1. So magnetic moment is 1 into 1 plus 2 b. And so it is under root 3 br. And that will be your answer. Okay, as they have unpaired electrons, so they show paramagnetic behavior. Paramagnetic behavior. तो इसके पास कौन सा बिहेवियर हो गया? पैरामैग्नेटिक. ये भी कैसा शो करेगा? पैरामैग्नेटिक. ओके, अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. Zn plus 2. Okay, so argon 18 and 3d 10. Valence shell, it contains 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So number of unpaired electron is 0. So it is diamagnetic in nature. And the magnetic moment is 0. So these are the examples of the magnetic substances, that is paramagnetic and diamagnetic. Paramagnetic are substances which attracted towards the magnetic field. Diamagnetic are the substances which move away from the magnetic field. The species which have unpaired electrons show paramagnetic behavior, and also they have non-zero value of magnetic moment, while the substances which have zero unpaired electron, they show diamagnetic behavior and their magnetic moment is 0. ओके, तो चलो अब इनको नोट कर लो, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं. तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल. जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हो रहे हैं वो बहुत ही फाइन माइन्यूट, बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस से मिलकर के बने हुए हैं. इसका एक्सप्लेनेशन नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरी से नहीं हो पा रहा था. एक्चुअली व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड विद द हाई रिजोल्यूशन spectroscopy, the spectral lines of the spectrum contains a very fine spectral lines. तो ये खुद में क्या कर रहा था? स्पेक्ट्रल लाइंस को अपने साथ रख रहा था. अब इसका एक्सप्लेनेशन नील्स बोर से नहीं हो पाया, उनके एटॉमिक मॉडल से नहीं हो पाया. तो फिर समरफील्ड ने ये एक्सप्लेन किया that electrons are not revolving in the circular path, rather they revolve in elliptical paths. तो वो जो है सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि क्या थे? एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व हो रहे थे. और इस तरह से उन्होंने कहा कि दी मेजर एक्सिस एंड दी माइनर एक्सिस आर दी रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर upon the azimuthal quantum number n. The
the length of major axis upon the length of minor axis, and he conclude that the circle is the special path. He explained that the circular path is a special case of the elliptical path. तो यहां पे हम लोग देखें तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो यहां से क्राइटेरिया क्या हो गया कि जैसे जैसे k की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जब ये दोनों एक्सिस इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज ये इसी रेशियो से रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एनर्जी है, एनर्जी नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रादर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, 2 पाई स्क्वायर m square e to the power 4 upon n plus k square into h square। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के लिए था, हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट, E on what, the principal quantum number as well as the azimuthal quantum number, both the frequency when the electron jump from one orbital E2 to E1, then frequency not only depends on n but also on the azimuthal quantum number k। तो इस तरह से नील्स बोर के जो शॉर्टकमिंग्स थे स्पेक्ट्रल लाइंस, उनको एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं बल्कि एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं, और वहां पे इलेप्टिकल पाथ पे जब मूव करते हैं तो सर्कुलर पाथ जो होता है ये स्पेशल केस होता है, जब क्या हो जाए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोथ आर इक्वल। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ये स्पेशलाइज्ड है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये दोनों इक्वल, यानी कि व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर बोथ आर इक्वल, एट दैट कंडीशन द इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो फाइन माइन्यूट स्पेक्ट्रल लाइंस से बने हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए समरफील्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। बट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द वेब मैकेनिकल मॉडल explain that the azimuthal quantum number values are not start from 1, they start from 0 to n minus 1 and it is denoted by L, but Sommerfeld explained that it is start from 1, 2, 3 and dot 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 n. So it was discarded, that means his atomic model was also discarded. Okay, so now note it down. In the next video session we will explain the Schrodinger wave equation. Okay, so note it down for this video session. That's it. Thank you.